नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज फिर से हाजिर हूँ एक प्रेम कहानी के साथ। ये कहानी मैंने लिखी थी कभी भाई साहब के प्रेम पत्र। हम लोग 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई साहब, उनसे करीब 3 साल छोटा मैं, और फिर सबसे छोटा गोलू जो कि मुझसे 10 वर्ष छोटा था, यानी कि बिल्कुल पिद्दी था हमारे सामने। भाई साहब की उम्र थी 17 वर्ष। लंबा ऊंचा कद, आकर्षक व्यक्तित्व। पापा के पुराने पैंट शर्ट पहनकर जब सज कर निकलते तो कोई समझ नहीं सकता था कि ये लड़का कक्षा 10 में 2 साल से फेल हुआ है। पूरे मोहल्ले में मोटरसाइकिल चलाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। मोहल्ले के लड़कों के अघोषित हीरो थे। मेरा क्या, मैं तो सैंडविच था। अम्मा भाई साहब को दुलारने से जब छुट्टी पाती तो गोलू को लाड़ लड़ाने लगती। मुझ पर तो उन्हें तभी प्यार आता था जबकि उन्हें सब्जी मंगवानी होती थी। उस रोज सब्जी मंडी जा रहा था, उधर से भाई साहब निकले। मैंने कहा कि आशा भरी नज़रों से, भाई साहब अम्मा सब्जी मंगाई हैं तो सब्जी मंडी तक छोड़ दें, ये मोटरसाइकिल सब्जी मंडी जाएगी। भाई साहब ने हकारत भरी नज़रों से मेरी ओर देखा और फटाक से अपनी बाइक को स्टार्ट करके आगे लेते चले गए। मैं तो बस उड़ती हुई धूल ही देखता रहा। वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है, मेरे भी दिन फिरे। भाई साहब इस बार फेल होकर मेरी कक्षा में आ गए। पिताजी ने मुझे गंभीर स्वर में कह दिया था, देखो चुट्टू, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस साल तुम्हारे भाई साहब इज्जत से पास होकर निकलने चाहिए। मन ही मन खुंदक खा गया था मैं। पहले तो छुट्टू छुट्टू कहते रहते हैं, ये भी कोई नाम है भला। दूसरा, बच्चे के पास होने की जिम्मेदारी बाप नहीं लेगा, छोटा भाई क्यों ले। और भाई साहब रात दिन मुझे झपड़ियाते रहते हैं। उस पर कभी कभी ये बुढ़ऊ जब गुस्से में होता था ना तो पिताजी को इसी संबोधन से पुकारता था, कभी कोई कार्यवाही करेंगे या नहीं करेंगे, कभी हमको बाइक चलाना सिखाया जाएगा या नहीं जाएगा, या हम हमेशा पैदल ही सब्जी लेकर आते रहेंगे। मेरी शिकायतों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, पर अभी इतना ही काफ़ी है क्योंकि बात कर रहे हैं हम भाई साहब की। लेकिन कक्षा 10 में मेरे आते ही सुखद परिणाम सामने आने लगे, क्योंकि भाई साहब ने मुझ पे धौंस जमाना छोड़ दिया और कभी कभी बाइक सवारी मुझे मिलने लगी। मैं अपने नोट्स उनको दे देता, जिसकी वजह से उनकी निगाहों में मेरे लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। वो दिन पर दिन बदलते चले जा रहे थे। मैं बहुत खुश था कि इस बदलाव की वजह मैं हूँ। लेकिन नहीं जनाब, मेरा भरम जल्दी ही टूट गया। इसकी वजह थी मधुलिका, जो हमारे घर से 3 मकान छोड़कर रहती थी। जब भाई साहब शाम को अपनी मोटरसाइकिल से निकलते, वो छज्जे पे खड़ी होकर अपने बाल संवारा करती। भाई साहब की बाइक वहीं रुक जाती। वो नीचे खेल रहे हुए लड़कों से उच्च स्वर में बात करते। मधुलिका ऊपर से ही नीचे हो रही बातों पर कान लगाकर खिलखिला कर हंसती। गजब टाइमिंग थी भाई दोनों की। पूरे मोहल्ले में कोई नहीं जान पाया क्या गुटुरगू चल रही है। मधुलिका भाई साहब की नज़रों में अप्सरा थी और मेरी नज़रों में मुंह फट और साधारण सी लड़की थी। उसकी कुछ बातों से तो मुझे बड़ी चिढ़ थी। आजकल मुझे एक नए नाम से पुकारने लगी थी, लल्ला जी। उस दिन हम दोनों भाई लॉन में बैठे पढ़ रहे थे। उसने हमें देखा और भाई साहब को देखकर कहने लगी, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कसम से इतना गुस्सा आया ना, मन हुआ बदतमीज लड़की का मुंह तोड़ दूं। मैं उठने को था मधुलिका की बच्ची कि तभी भाई साहब ने हौले से मेरा हाथ दबा दिया और ऐसा लगा मुझे एक पल को कि जैसे रामलीला में रामचंद्र जी लक्ष्मण को रोकते हैं ना, बस वही दृश्य याद आ गया। भाई साहब तभी जुबान में बोले, रहने दे छुट्टू। उनके स्वर में ऐसी मिठास थी और चेहरा तो शर्म से गुलाबी हो गया था, कान लाल। सच पूछो तो मेरा दिमाग चलने आ गया। तो इस बार ये मधुलिका रिपीट कराएगी इन्हें 10th।
लेकिन जब शाम को सूरज चाट वाले के यहाँ भाई साहब ने गरम गरम टिक्की, चाउमीन, सोडा मुझे पिलवाया तो मैं मधुलिका का प्रकरण जानबूझकर भूल गया। भाई साहब ने मुझसे वादा लिया था कि मैं मधु की बात अम्मा को ना बताऊं क्योंकि उस पर इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। आखिरकार वो तेरी होने वाली भाभी जो है। हे भगवान, इनकी कल्पना शक्ति पर मैं हंसूं या रोऊं मुझे नहीं समझ आ रहा था। किंतु शाम को बेशरम लड़की मधुलिका मेरे आगे तन के खड़ी हो गई और मेरे हाथ में हिंदी व्याकरण की मोटी किताब देकर चली गई। मैंने जल्दी जल्दी से किताब के पन्ने पलटे, उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, उसका जो ऊपर का कवर था ना, वो कुछ मोटा दिखाई दे रहा था। मैंने किताब के अंदर भी पेज खोलकर झांकने की कोशिश की, लेकिन चालाक लड़की ने सेलो टेप से अच्छी तरीके से कवर को बंद कर रखा था। भाई साहब आए और किताब लेके अंदर चले गए। कल तक जो भाई साहब मुझे दुनिया में सबसे मूर्ख, बेवकूफ़ नज़र आते थे, आज मेरी नज़रों में हीरो बन चुके थे। भाई साहब थोड़ी देर में कमरे से बाहर निकले और वो एक गाना गुनगुना रहे थे, इतना न मुझ पे तू प्यार जता। बाय गॉड, आपको मालूम है हमारे घर में तो गाना ही मना था। रेडियो भी अगर चलता था तो पिताजी उसका कान उमेड़ देते थे। लेकिन अब भाई साहब ने बगावत का बिगुल छेड़ दिया था। एक दिन की बात है कि भाई साहब मच्छरदानी के अंदर पलंग पर बैठे कॉपी में कुछ लिख रहे थे। अम्मा आई और झांक कर चली गई। बबुआ इस बार बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हैं। मैंने भी देखा भाई साहब मधुलिका को उसके प्रेम पत्र का उत्तर दे रहे थे। भाई साहब ने कवर पेज को चिपकाया नहीं और अपना प्रेम पत्र मुझे दे दिया और कहा कि जाओ मधु को दे आना। खुशकिस्मती थी कि मुझे पत्र पढ़ने को मिल गया। भाई साहब ने लिखा था, प्रिय मधु, और उसके नीचे एक बड़ा सा दिल बनाया था जिसके आर पार तीर था। फिर छोटे छोटे दिलों की सहायता से फूल बनाया गया था। ड्राइंग शीट का इस्तेमाल बखूबी किया गया था। पूरे पेपर को नीले रंग से रंगा गया था और उसके बीच में सफ़ेद रंग के सितारे थे, मानो कि एक लड़के और लड़की की शक्ल में वो चमक रहे हैं। लड़का और लड़की हाथ में हाथ लिए दिखाए गए थे। कुछ फिल्मी गानों से प्रेम का इजहार करते हुए और बेदर्द ज़माने को चैलेंज फेंकते हुए मिलने का वादा किया गया था। आज एक बात पता चली कि भाई साहब पढ़ाई लिखाई में बेशक गुड़ गोबर थे, लेकिन इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। बस मैंने जुगत लगाई क्योंकि चित्रकला में मैं फिसड्डी था। बायोलॉजी प्रैक्टिकल कॉपी भाई साहब के पास ले आया और कहा, प्लीज़ भाई साहब इस पर मेरे चित्र बना दीजिए। और इसके एवज में मैंने उनके प्रेम पत्रों को इधर से उधर पहुंचाने का ठेका ले लिया था। उनके इश्क का मैं राजदार था, अकेला। आज तक वो तारीख याद है, 1 मार्च रात्रि 10 बजे का समय। बाबूजी की चप्पल हमारे कमरे में रखी थी। वो अपने जूते शू रैक में रखने के लिए आए थे और भाई साहब तन्मयता से चित्र बना रहे थे। बड़े प्यार से उन्होंने झांका कि पेपर पर आई लव यू और लाल होठों का निशान देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। फिर तो आव देखा न ताओ, हाथ में पकड़ी हुई चप्पल से किसी अस्त्र की तरह भाई साहब की वो धुनाई की कि मैं क्या बताऊं, आज भी रूह कांप जाती है। अम्मा बीच में बचाने आई थी तो उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा था, तुम दूर हट जाओ वरना एक आध हाथ। अम्मा तो बेचारी डर के मारे खिसक ली थी। दरअसल भाई साहब के चित्र बनाते समय बाबूजी की गलत टाइम पर एंट्री हो गई थी और ये सुझाव मेरा ही था कि भाई साहब आई लव यू लिखने के बाद नीचे मधुलिका का पोर्ट्रेट बना दीजिएगा, वो पत्र पाते ही खुश हो जाएगी। और ये पिटाई के चक्कर में मधुलिका की फ़ोटो कहीं नीचे गिर गई। लेकिन पिताजी के हाथ नहीं लगी थी उस दिन वो फ़ोटो। किंतु भाई साहब ने पिताजी से पिटने के बाद अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाला और मुझे खूब पीटा, क्योंकि
ये मधुलिका का नाम लिखना और आई लव यू लिखना, ये सब मेरा ही तो किया धरा था, मैंने ही तो ये आइडिया दिया था। अब उस दिन पिटने के बाद मैं भी रोया, भाई साहब भी रोए और दोनों भाई रोते रोते सो गए। करीब 3-4 बजे की बात है सुबह की कि भाई साहब ने मुझे ज़ोर से हिलाया और कहा छुट्टू जल्दी उठ। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोले वो मधु की फ़ोटो कहाँ चली गई। अब हम दोनों ने रात भर वो फ़ोटो सब तरफ ढूंढी, बक्से के पीछे, अपनी हर किताब में, मेज़ के पीछे, चद्दर झाड़ी, लेकिन वो फ़ोटो कहीं नहीं मिली। और थक हार कर हम लोग भी सो गए। सारा डर ये था कि कहीं मम्मी पापा के हाथ अगर मधु की फ़ोटो लग गई ना तो हम लोगों की दोबारा से धुनाई होगी। अगले दिन सुबह सुबह की बात थी, बाबूजी नाश्ता कर रहे थे, आलू के पराठे खा रहे थे और पराठे खाने के बाद वो जूते पहनने के लिए फिर अपने कमरे में आए और जूते उठाए और अम्मा उन्हें मोजे दे रही थी, बगल ही में खड़े थे। मोजे जैसे ही पहने और जूतों में पैर डाला, हाय राम, उसमें तो मधुलिका की फ़ोटो निकल पड़ी। फ़ोटो देखते ही वो बोले ये कौन है? छोटा गोलू वहीं था, बोला पापा पापा ये हमारी भाभी है। माय गॉड। अब भाई साहब और मैं दोनों फिर से पिटने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन पिताजी ने फ़ोटो देखकर कहा नालायक, और फ़ोटो को वहीं डाइनिंग टेबल पर रखकर हंसते हुए चले गए। उस दिन हम लोग बच गए पिटने से, लेकिन मैंने कसम खा ली थी अब चाहे जो हो जाए, अपने सारे डायग्राम्स खुद से बनाने पड़े, लेकिन ये चिट्ठियों की इधर से उधर अदला बदली और इनका कबूतर मैं कभी नहीं बनूंगा। धन्यवाद। तो ये थी मेरी कहानी, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मुझे देखते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन कमेंट कर देते हैं फेसबुक में। मैं चाहती हूँ आप लोग इसको यूट्यूब से खोलिए और वहाँ पर जाकर लाइक और कमेंट्स करिए। धन्यवाद।